पेश है गुड मॉर्निंग J&K। सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग J&K। हम आपसे बराह रास्त मुखातिब हैं दूरदर्शन श्रीनगर के स्टूडियोज से और लेकर हाजिर हैं हम सबके चहीते ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग J&K का एक नया शुमारा। आज सोमवार है, सितंबर के महीने की आज 23 तारीख है, 1446 हिजरी के रबीउल अव्वल की 18 तारीख। हस्ब दस्तूर हस्ब मामूल आज भी दो मेज़बान आपकी खिदमत में रहेंगे आपके इस चहीते ब्रेकफास्ट शो में। हस्ब दस्तूर हस्ब मामूल आज भी अखबारात की सुर्खियाँ आप तक पहुँचेंगी, एक मेहमान शख्सियत से मुलाकात और इसके साथ साथ अपडेट्स मौसम के हवाले से हमारे यहाँ की शहराओं के ताल्लुक से। मेरे साथ रहेंगी आज के शुमारे में हमारा शफी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? जी बस ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आप सभी का आपके अपने मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K में। नाज़रीन, हम भी उम्मीद करते हैं कि आप सभी खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे। सबसे पहले तो यही बताना चाहेंगे कि आज दुनिया भर में एजुकेशन टेक्नोलॉजी डे मनाया जा रहा है। वैसे अजहर, आजकल देखा जाए तो ऑलमोस्ट हर एक जगह पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, फिर चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, बैंकिंग हो। वैसे एजुकेशन में भी टेक्नोलॉजी का काफ़ी अच्छा खासा रोल है। हम सभी ने देखा कि कोविड टाइम के बाद से ही जो ऑनलाइन एजुकेशन है या फिर जो डिजिटल एजुकेशन है उसका जो कल्चर है वो शुरू हो गया और अभी हम दुनिया के किसी भी कोने से घर पे बैठ के तालीम हासिल कर सकते हैं। अब न सिर्फ हमारे जो बच्चे हैं लेकिन बच्चों के साथ साथ जो टीचर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी पे रिलाई करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि बच्चों को अच्छी तालीम फराहिम कर सके। बिल्कुल सही कह रही हैं आपने आज के दिन के हवाले से, आज के दिन की अहमियत के ताल्लुक से बात की और हकीकत यह है कि आज के दौर में जो रिवायती क्लासरूम हैं वो अब डिजिटल हो गए हैं, वो स्मार्ट क्लासरूम्स बन गए हैं। ऐसे में हुकूमत की जानिब से और हमारे जो मौलम हैं उनकी जानिब से, असातिज़ा किराम हैं उनकी जानिब से लगातार कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा मौसर तरीके से तलबा तक तालीम पहुँचाने के लिए, उनकी बेहतर तरीके से तरबियत करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। टेक्नोलॉजी के बगैर आज के दौर में आप शायद ही ज़िंदगी का तस्वुर कर सकते हैं, लेकिन जहाँ टेक्नोलॉजी के बहुत अच्छे, बहुत मज़बूत नताइज सामने आ रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं इसके मनफी असरात के हवाले से भी अब वालिदैन और अगर हम मजमूई तौर कहें तो आम लोग परेशान हैं। तो इसमें बात यही है कि अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है तो कोशिश करनी है कि इसके जो मज़बूत असरात है, इसके जो फ़वाइद हैं उनसे हम मुस्तफ़ीद हों और कोशिश करें जितना भी हमसे हो पाए बच्चों को ये आगाह करें, अवेयर करें कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है तो मज़बूत तरीके से इस्तेमाल करना है। जो इनके मनफी असरात हैं उन असरात से ख़ुद को दूर रखना है। एक वक्फे के लिए रुकेंगे, वक्फे के उस पार कुछ और बातें आज के मौजू के हवाले से और आज के दिन की अहमियत के ताल्लुक से होंगी। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ,
वेलकम बैक। देख रहे हैं आप अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे.एंड.के। तो अजहर, हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे एजुकेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से। आप बिल्कुल वजह फरमा रहे थे, अभी बच्चों के पास काफ़ी सारे गैजेट्स होते हैं, वो अपने जो डाउट्स हैं आसानी से क्लियर कर सकते हैं। अब ये उन पे डिपेंड करता है कि वो कैसा इस्तेमाल करते हैं अपने टेक्नोलॉजी का। इट हैज़ गॉट बैड एज वेल एज द गुड इम्पैक्ट अनडाउटेडली। और हमारे पास, हमारे बच्चों के पास, आजकल के दौर के स्टूडेंट्स के पास डिजिटली वो वेल इक्विप्ड है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक शिकायत आजकल के सभी लोगों की है वो ये कि अखलाकियात का फुकदान है। तो मुझे लगता है कि इन दोनों चीज़ों को साथ साथ ले चलने की ज़रूरत है। जहां हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के बगैर आजकल की ज़िंदगी में किसी भी शोबे की हम बात करेंगे तो उसके बगैर तो आप कर ही नहीं पाएंगे, आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर आप टेक्नोलॉजी को एक तरफ छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप काफ़ी पीछे रह जाएंगे, क्योंकि दुनिया काफ़ी आगे बढ़ गई है और काफ़ी तेज़ी के साथ टेक्नोलॉजी की मदद से आगे बढ़ रही है। ऐसे में अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़े रखना ये वक्त की ज़रूरत है। वहीं उनको बुनियादी तरबियत फराहम करना, बुनियादी जो हमारे अक़दार हैं, जो अखलाकियात है, उस हवाले से भी बच्चों को आगाह करना और उनकी वैसी ही तरबियत करना ये भी बेहद ज़रूरी है। और मुझे लगता है जब इन दोनों को हम साथ साथ ले चलेंगे तभी जो बात है सही मानों में बनेगी, वरना बात बिगड़ने का भी खतरा है। और आज चूंकि इस ख़ास मौजू के हवाले से बात हमने की और इस मौजू पर आगे भी बात होगी, क्योंकि जिस मेहमान का आज हमने इंतखाब किया है वो इसी शोबे के साथ जुड़ी हैं और अपने ख़ास काम की वजह से उन्हें कई ख़ास एजाज़ात से नवाजा गया है। एक ख़ासी हसीयत है उनकी इस शोबे में। उनसे मुलाकात ज़रा देर बाद प्रोग्राम के आगाज़ में, जिस तरह मैं अर्ज़ कर रहा था पहले भी कि तो इंतज़ार आसान इस बात ना मौसमस मुतलिक तो हमजान बेवनो तो ये ऐसे नेशनल हाईवेज कौमी शहरा तिमन पे कोरकुन पैक ट्रैफिक अमे हवाल हुमैरान आज सुबह ती सड़ा मेहनत कर्म तिम अपडेट्स सानि खतर इमो हासिल कर्मित। क्या आज दो के हवाल अपडेट्स? जी बिल्कुल नाज़रीन, आपको बताना चाहेंगे कि आज हमारे यहाँ श्रीनगर का मौसम खुश्की रहेगा। इट्स गोना बी वेरी सनी डे। दर्जा हरारत की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 31, कम से कम 17 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का। जम्मू में ज़्यादा से ज़्यादा 36, कम से कम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का। शहराओं के हवाले से भी बताते चले, आज नेशनल हाईवे 44 पर छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त दी गई है। मुगल रोड पर भी छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त मिली है। मज़ीद इतलात के लिए दिए गए नंबरात जो कि आपके टेलीविज़न स्क्रीन्स पर भी अभी स्क्रॉल हो रहे हैं, उनसे भी आप राबिता कर सकते हैं। सड़ा शुक्रिया। यह सठी खूबसूरत इतफाक से आज इस प्रोग्राम किस दसलाब सी मज कत कर तलीम हंद हवाल तो आज साल इन स्टूडियोस मज शोबस से तोलुक थावान तो मौसीकी हुंद आज इंतखाब प्रत पे तो यह बात पेश करन वल दरस तदरीस काम सती मुंसलिक कॉलेज सुथरस पे कशिर जबान पर्नावान। आवाज़ सड़ा खूबसूरत डॉक्टर शाइस्ता अहमद सानी हज पसंदीदा गुलकार इजी आवाज़ में प्रोग्राम किस दसलाबस मज डल मौसीकी हंद हवाल पत करो अकिस मेहमान सत मुलाकात। रूजू वुछान गुड मॉर्निंग जे.एंड.के। Shunidar,
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे थे डॉक्टर शाइस्ता अहमद जी की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा। उम्मीद है आपने इसे ज़रूर एंजॉय किया होगा। कहते हैं ए टीचर इज़ लाइक अ कैंडल हु स्पेंड्स द होल लाइफ इन गिविंग लाइट टू द स्टूडेंट्स, एंड आई होप यू ऑल विल एग्री विद मी। नाज़रीन, आपको याद दिलाना चाहेंगे कि आप इस प्रोग्राम का लाइव टेलीकास्ट डीडी कल्चर चैनल के अलावा अभी यूट्यूब पर भी देख पाएंगे, और अभी तक के हमारे सारे जो एपिसोड्स हैं वहाँ पे अवेलेबल हैं। आज के खास मेहमान से आपकी मुलाकात ज़रूर कराएंगे, लेकिन एक कमर्शियल वक्फे के बाद। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। वाव सुबुक मदरसुक वस्ताद दोनवई करगर। वाव सुबुक मदरसुक वस्ताद दोनवई करगर, वाव फुलरावान गुलन वस्ताद वुजनावान दिलन। तुझ जानान से आज जिले तालीम हिंद हवाल प्रोग्राम की तसला पे कत करान आज इंतखाब अकिस वस्ताद सुन कोरमत, और एक ऐसी टीचर जिनको कई अहम एजाज़ात से नवाजा गया है। हाल ही में 5 सितंबर को इन्हें एक बड़े एजाज़ से नवाजा गया, जिस एजाज़ पर पूरी कौम को, जम्मू कश्मीर के लोगों को और ख़ासकर इस पेशे के साथ मुंसलिक लोगों को बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है। एक अहम एजाज़ इस एतबार से कि ये एजाज़ पूरी यूटी से एक ही उस्ताद को मिलता है, जिसका इंतखाब होता है एक प्रोसेस के ज़रिए। और जब हज़ारों की तादाद में असातिज़ा में एक उस्ताद का इंतखाब होता है, तो आप समझ सकते हैं कि उस उस्ताद की खूबियाँ कितनी होंगी। और इन्हीं का आज हमने इंतखाब गुड मॉर्निंग जैन के प्रोग्राम में किया है। हम एक सेलिब्रेशन मूड में हैं, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इस ख़ास एजाज़ को और इनकी अचीवमेंट्स को। हमारे साथ हैं आज के शुमारे में डॉक्टर उर्फाना अमीन, नेशनल अवार्डी टीचर। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से। खैर मुबारक। बहुत अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि इस शोबे में गरा कदर खिदमात अंजाम देने वाले असातिज़ा की खिदमात को सराहा जाता है, क्योंकि एप्रिसिएशन इज़ मस्ट। जब आप कोई काम इंतहाई लगन से करते हैं, तनदेही से करते हैं, उसके बाद आपकी काविशों को सराहा जाता है, तो आप में चाह पैदा होती है कि और बेहतर करूं, और बल्कि आपसे बाकी लोग इंस्पायर होते हैं, वो भी कोशिश करते हैं कि अगर इन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी पजीराई हुई, मैं भी क्यों ना ऐसा कुछ करूं कि लोग अप्रिशिएट करें। हम सबसे पहले चाहेंगे कि अपना तारुफ हमारे देखने वालों को आप दे दें, आपकी तालीम तरबियत के बारे में और इस शोबे के साथ जुड़ना। आमतौर पर हमने देखा है बदकिस्मती से कई ऑप्शंस एक्सप्लोर करने के बाद जब कुछ न बन सका तो ठीक है उस्ताद बनता हूं, लेकिन आपने क्या इसको प्रायोरिटाइज किया था या इत्तेफाकन टीचर बन गई? आपने पहले अपना तारुफ कहने को बोला, तो मेरा नाम डॉक्टर उर्फाना अमीन है, सब लोग जानते हैं। अब तो खानियार में मैं पैदा हो गई हूँ, डाउनटाउन की लड़की हूँ, शहर खास की खास लड़की जी। तो मेरी तालीम जो इब्तिदाई तालीम है 10th क्लास तक वो हो गई है कैस्ट एक्सपेरिमेंटल स्कूल करनगर में। तो उसके बाद मेरा 10th पास करने के बाद 11th 12th के लिए मैं नवाकल हायर सेकेंडरी गई हुई थी 11th और 12th क्लास करने के लिए, और उस वक्त मैंने कॉमर्स के सब्जेक्ट चूज किए हुए। हालांकि मेरी बहुत चाह थी कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मेडिकल का सब्जेक्ट नहीं हो पाया किसमें, क्योंकि मेरे फादर की इंक्लिनेशन कॉमर्स के साथ थी। ही वाज ऑलरेडी अ कॉमर्स स्टूडेंट। ठीक है। तो कॉमर्स ले लिया, 11th 12th वहाँ से किया। उसके बाद मैंने गांधी कॉलेज ज्वाइन किया, मतलब ग्रेजुएशन के लिए। इन द मीन टाइम ग्रेजुएशन हो गई, तो मैं साथ साथ कुछ इक्का दुक्का बच्चों को भी पढ़ाती थी, ट्यूशन्स करती थी वगैरह करती थी। पढ़ाती जा रही थी, और पढ़ाने से मुझे ये महसूस हुआ कि मेरी अपनी नशोनुमा हो रही है। अच्छा। मैं बच्चों को नहीं पढ़ाती थी, मैं खुद को पढ़ाती थी। तो आगे बढ़ती गई, फिर एक निजी स्कूल में काम किया, ग्रीन वैली के नाम से, वहाँ पे मैंने काम किया है।
تو اور بھی چھوٹے چھوٹے اسکولز میں پہلے میں نے کام کیا، جیسے کھانیار میں ہی کچھ اسکولز تھے یا وسنیٹی میں ڈاؤن ٹاؤن میں کچھ اسکولز تھے. اس کے بعد پڑھاتے پڑھاتے میں نے خود بھی اپنی ایجوکیشن جاری رکھی. اچھا. میں نے بی ایڈ کیا، اس کے بعد بی ایڈ کے بعد ہی میں 2002 میں اپوائنٹ ہو گئی گورنمنٹ میں ایز ٹیچر. اچھا. اتنی دیر تک میں نے ایم بی اے مطلب رزلٹ نہیں نکلا تھا، کیا ہوا تھا میں نے ماسٹرس ان بزنس ایڈمنسٹریشن، لیکن اسپیشلائزیشن ہیومن ریسورسز میں تھی. اس کے بعد ڈپارٹمنٹ میں آنے کے بعد کچھ لوگوں نے کہا ایم بی اے کا فائدہ کوئی ایجوکیشن اسکول ایجوکیشن میں نہیں ہے، کم ہے. صحیح ہے. آپ کی ڈفرینٹ لائن ہے، یہاں پہ ڈفرینٹ ہے، کیا کرو گی. کچھ لوگوں نے کہا کیس کی تیاری کرو. اچھا. کیس کی بھی تیاری کی، پریلیمز کور، مینز کور، لیکن انٹرویو میں کچھ ایسا ہوا ہوگا کہ میری وہ صلاحیت نہیں تھی تو میں رہ گئی انٹرویو میں. لیکن قسمت کا بھی بڑا عمل دخل ہے. ہاں صحیح بات ہے، قسمت ہونی چاہیے اور اوپر والے نے لکھا ہوتا ہے کس کے ذریعے مجھے کیا کام کروانا ہے. صحیح بات ہے. تو اتنی دیر میں نے ایم اے انگلش کیا. اچھا اچھا. تو پڑھائی کا سلسلہ آپ جاری رکھتے ہیں؟ جی. میں نے ایم اے انگلش کیا. ایم اے انگلش کے ساتھ ساتھ یہاں سے میں نے ڈپلوما کیا ان انکلوسیو ایجوکیشن، چلڈرن ود اسپیشل نیڈس کو پڑھانے کا. یہ میرا ڈپارٹمنٹ کے ذریعے یہ سب چیزیں ہو گئی. اس کے بعد ساتھ ساتھ یہ دور چلتا گیا، پڑھاتی گئی. میں کھلملا اسکول میں کام کیا. پہلے تلملا میں میری اپوائنٹمنٹ ہو گئی تھی، پھر کھلملا اسکول میں کیا. اچھا. پھر اس کے بعد اسی دوران میرا مطلب مجھے اپوائنٹ کیا گیا، چوز کیا گیا فار ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر سری نگر ڈسٹرکٹ کے لیے. اچھا. ایجوکیشن میں سرو شکشا ابھیان کے تحت. اوکے. لیکن پڑھائی میں نے جاری رکھی. جی. اس کے بعد این سی آر ٹی کے لیے میرا اسٹیٹ کی طرف سے، جب یہ اسٹیٹ تھا جموں کشمیر اینڈ لداخ اسٹیٹ، تو تب میرا سلیکشن ہو گیا تھا فار ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن. اچھا. یہ کورس میں نے این سی آر ٹی سے کیا اور وہیں چل کے وہیں پہ میں بیٹھی. ہم ریسرچ کے حوالے سے بتائیے گا، جو آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے اس کی کیا اسپیشلائزیشن رہی؟ اس کے بعد میں نے ریسرچ کیا. اچھا اچھا. پی ایچ ڈی میں نے کیا مینجمنٹ اسٹڈیز میں ہی، لیکن چونکہ میں ایک پروگرام آفیسر، پھر اس کے بعد میں اسی دوران میں پروگرام آفیسر ہو گئی ارسوائل اسٹیٹ کی سرو شکشا ابھیان میں فار چلڈرن ود اسپیشل نیڈس اور ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن کے لیے. تو اسی دوران میں نے پی ایچ ڈی کا انعقاد کیا. پی ایچ ڈی میں نے شروع کیا اور پی ایچ ڈی میں میرا فوکس یہ رہا کہ اسٹڈی آن افیکٹونیس آف ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ آف اسکول ایجوکیشن، ٹیچرس ان اسکول ایجوکیشن. اور اس میں نے پورا جموں کشمیر اینڈ لداخ تینوں ریجنز کو میں نے کور کیا. اور اتنا ہی نہیں، میں نے 3 لیولز پہ ریسرچ کیا، ایڈمنسٹریٹو لیول پہ بھی، ٹرینر لیول پہ بھی اور ٹرینی لیول پہ. بڑا مشقت کا کام رہا ہوگا، محنت کا کام رہا. کافی محنت کا کام رہا. اور پھر اس وقت 22 ڈسٹرکٹس تھے. 22 ڈسٹرکٹس میں سے کون سا ڈسٹرکٹ چوز کرنا ہے، کیسے تینوں ریجنز کور ہو جائیں گے، اور کیسے اس کی کوانٹیٹیو اور کوالیٹیٹیو دونوں اسٹڈیز ہوں گی، اور پھر ایمپیریکل اسٹڈی کرنا. یہ بہت محنت مشقت، یہ چیلنجنگ رہا. اور میں نے اس وقت یہ پارٹ ٹائم کیا. رائٹ. اور ڈاکٹر عرفانہ جی، آپ جس شعبے کے ساتھ منسلک ہیں، جس پیشے کے ساتھ منسلک ہیں، اس پیشے کے ساتھ بالواسطہ کہیے یا بلا واسطہ کہیے، ہم سب جڑے ہوئے ہیں. اگر ہم خود ٹیچر نہیں ہیں، ہمارے بچے لیکن اسکول تو جاتے ہیں، اور ہمیں پڑھانے والے بھی تو ٹیچر ہی ہیں. صحیح بات. کچھ لوگ یہ بھول جاتے ہیں جب کبھی کبھار پیشوں کے حوالے سے اور کریئر آپشنز کے حوالے سے بات چلتی ہے، پریورٹیز کچھ اور ہوتی ہیں. مجھے ایڈمنسٹریٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، لیکن سب کو بنانے والے تو ٹیچرز ہی ہیں. صحیح بات. تو آپ ایک ایسے شعبے میں ایک الگ پہچان بنا لیتی ہے جس شعبے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ پہلے ہی کام کر رہے ہیں اور تندہی سے کام کر رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ آپ کا پڑھانا کس طرح مختلف تھا دوسرے لوگوں سے کہ آپ کو اتنے بڑے اعزاز، بلکہ اس سے قبل بھی آپ کو ایک اور بڑے اعزاز سے نوازا گیا ہے اور کئی اعزازات آپ کو ملے ہیں. کت پٲٹھۍ چھُ تُہُنٛد پرناوُن باقیو نِش مختلف، باقیو نِش یتھ وَنان چھِ أسۍ اردو پٲٹھۍ ہٹ کے زِ تۄہہِ چھِ یِم اعزازات وٕنِس تام میلمٕتۍ؟
बह वन मे पर्न हट के अच्छा, हर किसी टीचर की अपनी अपनी सलाहियत होती है, अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। ये मनी वह लेबोरेटरी, यथ लेबोरेटरी मज साइंटिस्ट गसान अमिस पता मे कत केमिकलस क्या कर गिंदन सीधे बिल्कुल उसी तरीके से हमारे क्लासेस जो है हमारी लेबोरेटरी है जिसमें हमारे बच्चे केमिकल्स हैं और किस बच्चे को क्या चीज की जरूरत है टीचर हर कोई टीचर जानता है और हर कोई अपने सब्जेक्ट के हिसाब से जानता है मुझे किस बच्चे को क्या डोज देना, इसकी क्या डिमांड्स और नीड्स क्या नीड्स हैं और वही नीड एनालिसिस करके एक टीचर क्लास में जाता है और बच्चे को वो चीजें देता है। बस यही तरीका मेरा भी रहा। अब ये है कि मैंने अपनी एजुकेशन जारी रखी और कई कोर्सेज करती गई और जो कि आज के एनईपी में भी कहते हैं कि यू हैव टू बिल्ड योर कैपेसिटीज, तो कैपेसिटी बिल्डिंग का मेरा चलता रहा। आपने अपने आप में वो पैशन भी पाला कि आप कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से कुछ नया करें और अपने स्किल्स को बेहतर बनाएं और कुछ नया सीखें। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है जब इंसान एक मकाम तक पहुंचता है तो वो सीखना छोड़ जाता है, वो बोलता है कि वो सोरे के वो में मजीद हेचनी जरूरत की, मगर अख जान इंसान यस पज पे एप्टीट्यूड हेचनुक सू बाकियन पे बेहतर पे हेचनवित। यसो तुम यह जानन गोड़त करो तमि गर हिंद हवाले उस मोमेंट के हवाले से हम चाहते हैं कि आप हमारे नाज़रीन को बता दें जब आपको ये पता चला दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड, कैसे एहसासात, कैसे जज्बात, और उसके बाद जब अवार्ड अपने 5 सितंबर को हासिल किया इमसाल ही कुछ दिन कबल, कैसा महसूस हुआ? जब ये अनाउंसमेंट हो गई, ऐसे खुलेआम अनाउंसमेंट नहीं हुई, मुझे मेल आया। क्यों ना हम अवार्ड भी दिखाएं? अवार्ड दिखाएंगे, डेफिनेटली बात इनको शुरू करने दें। अवार्ड मेल मुझे आया तो मैं ऐसे ही बैठी थी, बिल्कुल यही पोजीशन थी हमारे घर में, हम बैठे थे दस्तरखान पे, चाय ले रहे थे हम, मतलब 4 बजे की। अच्छा। तो मैं स्कूल से आई हुई थी, थोड़ा उस दिन लेट ही हुआ था, कुछ प्रोग्राम्स थे स्कूल में, तो हम चाय ले रहे थे। एंड यू हैड नो आइडिया कि ऐसा कोई प्रोसेस चला है बाकी चीज़? नहीं, वो चीजें तो मुझे मालूम था, ये दौर से मैं गुजरी थी जून से ही। अच्छा, वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट करना, खाली डॉक्यूमेंट्स नहीं, इंटरव्यू देना, बाकी मतलब जो थे, पहले पोर्टल खुलता है, पोर्टल पे वो सब चीजें करना, उसके बाद आपको अपने स्कूल से राइज होके जोनल लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर उसके बाद प्रोविंशियल लेवल पे, फिर उसके बाद यूटी लेवल पे, उसके बाद नेशनल लेवल पे। ये सारा रिग्रेस प्रोसेस था। सही बात है। तो ये सब दौर से तो मैं गुजरी थी। अब 24 को निकलने वाला था रिजल्ट, 24 अगस्त को निकला नहीं। अच्छा। तो मैंने कहा शायद कुछ है, इन्होंने भेजा होगा उनको जो सिलेक्ट हुए हैं। तो चलो कोई बात है, अगर नेशनल लेवल पे नहीं, उम्मीद है कि स्टेट लेवल पे आएगा। तो 27, लेकिन हर किसी से पूछते थे, एक जो मालूम था कि है इसमें उम्मीदवार, तो उनसे तो हर कोई बोलने लगा नहीं अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। तो चाय का दौर चल रहा था तो मेरे मोबाइल में क्लिक कुछ हो गया, मैंने नजर में ऐसे मारी तो वहां पे NET नेशनल अवार्ड फॉर टीचर्स, ये वाला मेल आपको आई। हाँ, तो मैंने ओपन करने की कोशिश की तो मैंने ये नहीं देखा कि इसमें लिखा क्या है, अब डायरेक्टली मैं उस PDF की तरफ चली। आप अपना नाम ढूंढ रही हैं। PDF में नाम ढूंढने लगी। तो मेरे घर में मेरे हस्बैंड पूछ रहे मुझे, हुआ है नेशनल अवार्ड हुआ है? मैंने कहा कुछ मेल आया, मुझे नहीं मालूम अभी क्या है, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं ये देखना चाहती थी पहले मेरा नाम है कि नहीं। तो 1 2 3 19th नंबर पे मुझे मैंने देखा, उसके बाद मैंने कुछ नहीं देखा, क्योंकि 19th पे मेरा नाम था। तो मैंने उनसे हाँ कि मेरा सिलेक्शन हो गया, बस इतनी सी बात हो गई। अभी मैं एक कह ही रही थी तो मुझे फोन आने लगे अपने डिपार्टमेंट से, अपने डायरेक्टर साहब से, सब लोगों ने मुबारकबादी का तांता इतना बना रहा कि चाय भी भूल गए और हम अपने बुजुर्गों को भी भूल गए कि बोलने के लिए कि ये चीज हुई है। अच्छा, इसका मतलब है कि आप एक्सपेक्ट कर रही थी, यू वर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ। श्योर, यस। अब ये था कि क्या जो 154 लास्ट में नॉमिनेट हो गए थे ऑल इंडिया लेवल पे, उन 154 में से खाली स्कूल एजुकेशन में से 50 टीचर्स लेने थे। उन 50 में से एक नाम क्या मेरा उन 50 में से पहले 50 में से नाम आएगा या नहीं, मुझे ये नहीं मालूम था।
बहुत कंपटीशन था। राइट। आप देखिए पूरे हिंदुस्तान में बिल्कुल स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, इन सब में से चूज करना और इन सब में आना, तो ये वहां पे मुझे थोड़ा बहुत था कि बिकॉज आई डिड नॉट नो कि मेरे कंपटीशन में और कौन कौन है। अच्छा, सदर जमहूरिया के मुबारक हाथों से जब आप वो सर्टिफिकेट्स और बाकी चीज़ें ले रही थी, हाउ वाज दैट मोमेंट? मैं वो लफ्जों में बयान ही नहीं कर पा रही हूँ कि वो मोमेंट क्या था। क्योंकि जब मैं आगे बढ़ती जा रही थी ये अवार्ड को लेने के लिए, तो उस वक्त यूं हुआ कि जी, मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। जी। मुस्कुराहट भी थी और वो खुशी के आंसू भी आने वाले थे। वो सेटिस्फेक्शन, इत्मीनान के आंसू कि मेहनत जो की है वो रंग लाई। फिर कैसे सेलिब्रेट किया कुछ आपने लोगों का कि जो मुझसे छूट गए हैं, मेरे अपने अकारिब, तो उनकी कमी महसूस होने लगी कि काश आज वो होते यहाँ पे। बिल्कुल। तो ये चीजें मुझे महसूस होने लगी, और लेकिन मेरे सपोर्टर मेरे साथ थे तो बहुत खुशी हो गई। वो बहुत ही डिफरेंट मंजर था, कभी नहीं भूल सकती मैं। बिल्कुल वंडरफुल। और एक और फोटो में यहाँ देख रहा हूँ, और जो बैनर में लिखा है कुछ एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये किसी डिपार्टमेंट का नाम होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन ये बताइएगा कि ये भी कोई कौमी सतह का एजाज है जिससे आपको नवाजा गया है? जी, ये इसी दिन शाम को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो हमारी हिंदुस्तान की है, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान जी सर थे या बाकी मिनिस्टर्स थे, स्किल के थे, हायर एजुकेशन के थे, वो उन सबों ने हमें वहाँ पे नवाजा। कुछ बुक्स दे दी, वहाँ पे शॉल से नवाजा गया। और ये मेरी जूरी मेंबर्स हैं जिन्होंने इंटरव्यू, जिनके साथ मेरा 10 मिनट का इंटरव्यू ऑनलाइन हो गया। मेरी प्रेजेंटेशन के बारे में और मेरे काम के बारे में, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स का दौर चला। इनका भी बड़ा अहम रोल है आपका इंतखाब करने के हवाले से इस अहम एजाज़ के लिए, और ये वाकई फ़ख्र की बात है। और इससे हमारे कई असतिज़ा किराम को एक इंस्पिरेशन मिलेगी, तहरीक मिलेगी कि अगर हम अपने इस मखसूस शोबे में मेहनत करेंगे तो हमारी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। आज की हमारी मेहमान से मज़ीद बातें होंगी, लेकिन फ़िलहाल रुकना होगा एक वक्फे के लिए। देखते रहें गुड मॉर्निंग जे&के। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से, और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। बेक लट तुम तो वुचान सारे हुंद पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जे&के। प्रोग्राम तुम टीवी अलाव यूट्यूबस पे वुचित, येल तुम टाइम आयु यूट्यूब खोलित। यूट्यूबस मज DD कशर तुम सर्च कर सान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, तो अत सान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे येल तुम दिल कर तुम लाइव टेलीकास्ट सोन वुचित। अमे अलाव येल तुम टाइम कुन साथ अगर कह एपिसोड मिस गो गुड मॉर्निंग जे&के या सान बाकी लाइव प्रोग्रामन हुंद, तुम तम एपिसोड्स तु वुचित सान अत यूट्यूब चैनल पे। आज कत करान डॉक्टर उर्फाना अमीन साहिबा सत, टीचर, इन कौमी सतह का एजाज मिलमुत 5 सितंबर हाल यमी वरी, तो आज पन्ने अनुमान यहज ये कामयाबी सेलिब्रेट करान। ये मेडल तवो तुम मेडल इन अता आमुत करने। हालांकि पृछो इन यह सवाल तो जरूर, इन जरूर यह जान जी अवार्ड गई ठीक, यम अवार्ड मिलन ये कह बेहतरीन वस्ताद मुंतखब करने, मगर तम पत कत्या रोट तो कत्या केक मिल इन, तिकाज रिश्तेदारन बड़ इंतजार आसान जे कह मौका गोस मिलन पन्न निश गनुक, तिमन सत खुशी सेलिब्रेट करनुक, तथ मुतलिक तो सपद जरूर तह सत कत, मगर फिलहाल पे जिम्मेदारी जे वातनो अखबारन सुर्खी पन्न वुचन वालन तम। तो नाजरीन, आगाज़ करो इस अके अंग्रेज़ अखबार से, और इस अखबार की चंद सुर्खियाँ आप तक पहुँचा रहा हूँ। आप जानते हैं कि असम्बली इंतखाबात के हवाले से काफ़ी गहमा गहमी है, और इसी ताल्लुक़ से हम देखते हैं कि अखबारात में ख़बरें शाया होती हैं आजकल। और अगर हम पहले सफ़ात की बात करें, पहले सफ़ात पर अक्सर ख़बरें इलेक्शंस के हवाले से ही शाया होती हैं। और जो पहली सुर्खी है वो है विल रेस्टोर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ जे&के रेसिडेंट्स, खारगे, कांग्रेस अनवील्स 7-point प्लान फॉर जे&के's फ्यूचर। और एक सुर्खी बीजेपी गवर्नमेंट इम्परेटिव फॉर पीस इन जे&के, नड्डा।
पाक सर्टिफाइड कांग्रेस एनसी फॉर रनिंग इट्स एजेंडा इन J&K। और एक सुर्खी सेलिंग फॉर चेंज, डल लेक बिकम्स बैकड्रॉप फॉर एनसीज इलेक्शन पुश फॉर जड़ीवाल। जी मेरे पास है अंग्रेजी रोजनामा, इस पे खबर शाया हुई है, हाई कोर्ट कॉल्स फॉर डेडिकेटेड डिवीजन टू हैंडल कमर्शियल डिस्प्यूट्स। जी और उर्दू अखबार पहले सफ़े पर रकम दराज से सुर्खी सुनिएगा, जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के आखिरी मरहले से कबल 28 सितंबर को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का एक और दौरा जम्मू तय। और एक सुर्खी सुनिएगा, वज़ीर आज़म का दौरा अमरीका, PM मोदी ने अमरीकी खातून अव्वल को कश्मीरी पश्मीना शॉल और पेपर मैशी बॉक्स तोहफे के तौर पेश किया। अगली सुर्खी उर्दू रोजनामे से, पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी, पत्थरबाज और मिलिटेंट रिहा नहीं होंगे। 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती के बाद मोहब्बत की दुकान बंद होगी। अमित शाह, दफा 370 मनसूखी के बाद जमहूरियत फलने फूलने लगी। जी उर्दू अखबार की सुर्खी सुनिएगा, वोटर बेदारी के लिए लाल चौक श्रीनगर में स्वीप के तहत ग्रैंड म्यूजिकल संडे का इनेकाद। मेरे पास है आखिरी अंग्रेजी रोजनामा, इस पे यह खबर शाया हुई है, अहेड ऑफ कैबिनेट फॉर्मेशन जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ऑर्डर्स टॉप ऑफिशियल्स टू वकेट मिनिस्टीरियल बंगलोज एंड जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट रिटेन्स सिविल ज्यूरिसडिक्शन पोस्ट रीऑर्गेनाइजेशन रूल्स। जी राइट, इसके शुमारस में कत करान डॉक्टर उरफान अमीन जी से बहुत अर्ज करान जे कह मौका गस मिलून यम पन रिश्तेदार आसन, हम ख्याल आसन, अजीज आसन, तम सेलिब्रेट करान मोमेंट्स तो वारियान तिमन तुहन रिश्तेदारन या हमसायन यमन न पता आसे कि तुह यीज बड़ कामयाबी मेज मज तिमन लोग आज पता, इसलिए करियो तुम पूरे पट तैयारी, वारिया रोट तो वारिया केक वातन बे। खैर ये बताइएगा हमें कि जब हम एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से भी बात कर रहे थे और आप कह रहे थे कि उसी दिन शाम को आपको इस अवार्ड से नवाजा गया, ये अवार्ड किस सिलसिले में दिया गया था? ये इसी अवार्ड्स की कड़ी थी। अच्छा। मतलब जो प्रेसिडेंट ने दिन में अवार्ड हमें विज्ञान भवन में दे दिया, तो उसी दिन शाम को हमारा डिनर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ था। तो डिनर से पहले हमें ये शॉल और ये चंद किताबें दी गई थी। जी तो उसमें हमारे पूरे 82 अवार्डीज थे, जिसमें कि स्किल वाले, स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप वाले भी थे और हायर एजुकेशन के भी अवार्डीज थे और हम 50 जो स्कूल एजुकेशन से थे और सबको यही चीजें मिली एज एन अवार्ड और उसके बाद हमारा डिनर उनके साथ हो गया। राइट, बहुत खूब। जी अजहर अभी पूछ रहे थे आपसे कि आपने किस तरह से सेलिब्रेट किया उस मोमेंट को और आपके जो रिश्तेदार हैं, घर वाले हैं, उनका क्या कहना था इस बारे में? उस मोमेंट को जब हम वहां पे थे तो घर से तो कट के ही थे, हम दिल्ली में थे, सारे अवार्डीज आपस में सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन खुशी मेरी दोबारा तब हो गई जब मेरे टीचर्स ही वहां पे एनसीईआरटी वाले थे, उनको भी नहीं मालूम था कि हमारी एक स्टूडेंट जो कभी रही है। अच्छा, तो वो यहाँ पे, तो वो एक टीचर मेरी वहां पे आ गई ऋतु चंद्रा के नाम से। अच्छा, तो वो आ गई, मतलब उन्होंने मुझे मैसेज भी किया था लेकिन मेरा फोन बंद था, हमारा फोन बंद रहा था, तो वो स्टेज पे आ गई। प्राउड मोमेंट रह गया। हाँ, प्राउड मोमेंट। वो स्टेज पे के नजदीक आ गई और वेव करने लगी है। जब वो वेव कर रही तो मैं समझी कि एनसीईआरटी वाले यहाँ पे हैं। तो मैंने उनसे पूछा तो वो कह रही कि सबको हमने दे दी खबर कि उरफाना का अवार्ड हो गया, हमें लग रहा है कि हमारा अवार्ड हो गया। मतलब एवरीबडी वाज सेलिब्रेटिंग इट लाइक कि ये हम हैं, इट इज नॉट उरफाना, ये हमारा अवार्ड, हमारी जीत है। और यकीनन जब एक उस्ताद का, एक टीचर का तालिब इल्म, स्टूडेंट पढ़ाया हुआ किसी भी मकाम तक पहुंचता है तो उस उस्ताद को लगता है कि मैं वहां पहुंचा हूं, मेरी मेहनत वहां पहुंची है। एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन मुझे लगता है जब किसी उस्ताद से बात हो तो इस बारे में बात होती ही होती है कि हमारे असातिज़ा अगर आजकल के दौर में भी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत एफर्ट्स लगाते हैं, क्या वजह हुई, क्या ऐसे मामलात रहे कि उस्ताद का जो समाज में मकाम है या मयार है या वक़ार है वो कहीं ना कहीं उसको ठेस पहुंची, और क्या वाकई ठेस पहुंची? आप इससे इत्तेफाक करती हैं? अजहर साहब, आपने काफ़ी अच्छा सवाल पूछा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है, बहुत आसान भी है। मैं इसको इस तरीके से बोलूँगी, मैं खुद मैनेजमेंट की स्टूडेंट रही हूँ। जी, जी। और मैनेजमेंट पढ़ते पढ़ते मेरे एक बहुत ही रफ़ीक और शफीक गाइड रहे हैं। अच्छा। डॉक्टर मुफीद के नाम से। अच्छा। तो एक बार मैं उनकी क्लास में थी तो उन्होंने मुझसे एक, मतलब
स्टोरी शेयर की मैनेजमेंट के ही हवाले जी से। जी जी जी। अमेरिका में क्लास चल रही है, और 4th प्राइमरी के बच्चों को कहा गया ट्रांसक्राइब 2 पेजेस अच्छा ऑन योर 4-line नोटबुक। ओके तो जब घर पहुंचा एक बच्चा, उसकी माँ ने, शी वॉज इंडियन, मतलब कश्मीरी मदर, अच्छा वो वहां पे, तो उसने काम किया, उसने कहा 2 पेज करके क्या करेगा ये, खाली 2 पेज फिर एक मस्ती करेगा, नहीं 3 पेज करो। उसने उससे 3 पेज करवाए। कल को जब वो स्कूल गया बच्चा, टीचर ने देखा, उसने देखा इसने 3 पेज किए हैं, तो 3 पेज, वो बहुत ना कंफ्यूज हो गई। उसने इस बच्चे को उठाया और काउंसलर के पास ले लिया। अच्छा काउंसलर ने चेक किया, उसका स्ट्रेस लेवल बहुत काफी हाई था, पूरे क्लास की चेकिंग हो गई। बाकी बच्चों से उनके मुकाबले में इसका ये स्ट्रेस लेवल काफी काफी ज्यादा था। जब देखा गया स्ट्रेस लेवल ज्यादा है इस बच्चे का, तो उन्होंने उसके पेरेंट को बुलाया। शी वॉज डॉक्टर देयर। उन्होंने उनको कहा, मैं आपसे बहुत, ये टीचर का मतलब बातचीत चल रही है डॉक्टर के साथ, ओके ओके जो कि पेरेंट भी है। कहा, मैं आपसे बहुत फैसिनेट हो गई हूँ, अच्छा आप बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, मैं आपके अंडर काम करना चाहती हूँ। अच्छा तो डॉक्टर ने कहा, नहीं, हमारा स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन होता है, आप कैसे कर सकती हैं मेरे अंडर काम, आपको कुछ नहीं मालूम हमारे प्रोफेशन के बारे में। उसने कहा, नहीं, मैं ऑपरेशन के टाइम आपके सामने बैठूंगी, आप मुझे इशारा करोगी, वो नाइफ दे दो, हाँ, फोर्स से, आई विल फॉलो। नहीं जी, हम ऑपरेशन थिएटर में बात नहीं करते, आप इशारा करो, मैं सब कुछ जाऊंगी। 10-15 मिनट क्या, आधे घंटे तक ये बहस चल रही, कन्विंस करने की कोशिश कन्विंस कर रही करने है। की। जब वो कन्विंस नहीं हो गई पेरेंट, तो टीचर ने उनको कहा, अगर आप अपने प्रोफेशन में दखल अंदाजी नहीं करवाती हो एक टीचर से, हाउ कम दैट यू will interfere in my will matters। interfere in my profession। मुझे मालूम है मुझे बच्चे को क्या देना है। तो जो ये हम कहते हैं कि इसमें क्या करना, पढ़ाना है, नो, पढ़ाना खाली, दिस इज नॉट एन इजी जॉब। आपको अपने बच्चे के बारे में जानना है, और जितना एक टीचर अपने बच्चे के बारे में जानता है उतना ज्यादा कोई नहीं जान। हाँ, ये ट्रायंगुलर प्रोसेस है जहाँ पे एक पेरेंट भी इन्वॉल्व है, बच्चा भी इन्वॉल्व है, लेकिन जो दखल अंदाजी हम करते हैं वो सही नहीं है। अब ये है, अगर टीचर पेरेंट हो और टीचर के साथ ही अपने बच्चे के बारे में बात करे, वो डिस्कशन मैं कह सकती हूँ हो सकता है फ्रूटफुल। सभी पेरेंट्स का डिस्कशन फ्रूटफुल हो सकता है, बट प्रोफेशनलिज्म जिसको कहेंगे, जो ये प्रोफेशनलिज्म नहीं रहा, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी। तो ये मानो ऐसे ही जैसे हम इंजीनियरिंग में या किसी और प्रोफेशन में हम दखल अंदाजी करेंगे। बिल्कुल, हम मकान बनाते हैं, एक तुरखान को ही मालूम है, एक मेजन को ही मालूम है मुझे कौन सी दीवार कैसे चढ़ानी है, क्या करना है, मुझे क्या करना है। हम खाली उसको आइडियाज देते हैं, और फिर वो कितनी बारीक बीनी और कितने करीने से हर किसी पत्थर को लगाता है, और फिर हमारा मकान वो आलीशान बनता है जहाँ पे हम रहते हैं। इसी तरीके से ये हमारा बच्चा है, हमें मालूम है हमें इसको कैसे लेना है, किस इसकी टेंडेंसी कहाँ की तरफ जाती है। हाँ, कभी कभार पेरेंट्स से बात करना जरूरी है, और बहुत ही जरूरी है टाइमली बात करना। बाकी मतलब मुझे लगता है इस स्टोरी से आपको खुद ही पता चला होगा। अनडाउटेडली इसमें एक बुनियादी सवाल जो मेरे जहन में उभर रहा है, जो आजकल के दौर के बच्चों को सहना पड़ रहा है, उनकी आवाज़ बनते हुए, उनको रिप्रेजेंट करते हुए, आपसे ये ज़रूर पूछना चाहेंगे, बिकॉज आप एक बहुत आला और बहुत बड़े एजाज़ को हासिल करने वाली टीचर हैं, तो इस सवाल के जवाब में आप क्या कुछ कहती हैं वो सुनने लायक होगा। वो ये कि हम सब जानते हैं कि हमारे बच्चों के जो स्कूली बस्ते हैं, बैग से उनका वज़न लगातार बढ़ रहा है। दूसरा, स्कूल से बड़े स्कूल जिनका हम मतलब कुछ ही, अगर फ़हरिस्त की बात करें, फ़हरिस्त में कुछ ही ऐसे स्कूल जिनका बड़ा नाम है, वहाँ पढ़ने वाले बच्चे भी जब 4 बजे थक हार के घर आते हैं तो उनके पेरेंट्स उनको 10-15 मिनट का रेस्ट देते, उसके बाद कहते हैं चलिए जी आप ट्यूटर के पास निकल जाइए। तो ये बताइएगा, अगर इतने बड़े स्कूल्स में जहाँ पर आपको मोटी रकूमात भी अदा करनी होती हैं फीस के तौर पे,
تو ایسے اسکولوں کے چھوٹے بچوں کے پرائمری سطح کے بچوں کو بھی کیا ضروری ہے کہ وہ پھر ٹیوشن جائے، اور کیا اس سے ان کا سٹریس لیول نہیں بڑھتا؟ کیا ان کی اوور آل ڈیولپمنٹ اس سے ہو سکتی ہے؟ کیا اس سے ان کی صحت پر، ذہن پر برے اثرات مرتب نہیں ہیں؟ آپ نے کافی اچھا سوال کیا، اور میں کہوں گی ہاں ضروری ہے. اچھا. اس لیے ضروری ہے کیونکہ پیرنٹ کو کچھ دکھانا ہے. بچے کے لیے ضروری نہیں ہے. پیرنٹ یہ بولنا چاہیے میرا اتنے بڑے لیول سکول میں پڑھتا بچہ، اس کے بعد آتا ہے اور اتنے بڑے زیادہ مارکس اور گریڈز لانے والا بچہ، اتنی فیس، اتنا گریڈز، سب سے ٹاپ. تو یہ سب کچھ وہ اپنی جاؤ حشمت کے لیے کر رہا ہے. اپنے جاؤ حشمت کے لیے کہ مجھے اظہر صاحب کو دکھانا ہے، دیکھو بھائی میں اپنی شیخی کیسے بگا رہا ہوں، وہ ہے یہ ہے باقی چیزیں. صحیح. اس کے بعد 15 منٹ کا بریک آپ نے دے دیا، ارے آدھے گھنٹے کا بریک، اس کے بعد جاؤ بھائی ٹیوٹر کے پاس. ارے مجھے بتائیے اس بچے کو کھیلنا ضروری ہے، انٹریکشن پیرنٹس کے ساتھ ضروری ہے، باقی چیزیں ضروری ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اور ایک مثال دوں گی. آپ آ رہی ہے گورنمنٹ اسکول میں، گورنمنٹ اسکول کے بچے کو کہیے آپ جا کے دکاندار کے پاس کچھ لے کے آ جائیے، وہ فٹ سے جائے گا اور لائے گا اور کچھ بھی کر کے آئے گا. لیکن اگر آپ جو ایسے ہم کہیں گے جو نامی گرامی بڑے پرائیویٹ اسکول ہیں، تو وہاں کے بچے کیونکہ وہ پیمپرڈ ہوتے ہیں، وہ ایون تسمے بھی باندھتے ہیں پیرنٹس. صحیح ہے. اور گھر کی 4 دیواری سے باہر نکلنے کی باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں جب اسکول میں کچھ ہوگا تب جانا، چلو دیکھتے ہیں. ایون ہمارے اسکول میں اگر کوئی آتا ہے نا، پرائیویٹ گورنمنٹ اسکولز میں کوئی وزٹر آتا ہے، بچہ ایک دم سے ہاں جی کیا چاہیے آپ کو، کس سے جاننا ہے، کیا ملنا ہے. لیکن جب ہم کسی نجی اسکول میں جاتے ہیں، پہلے آپ کو ایک پروٹوکال فالو کرنا ہوتا ہے. آپ کو ریسپشن میں جانا پڑتا ہے، آپ کے باقی چیزیں پھر آپ کو بولنا پڑتا ہے، پھر ان کے رولز کے حساب سے یو ہیو ٹو اپنا موبائل ڈپازٹ کرو، اپنا کارڈ ڈپازٹ کرو، پھر وہ آپ کا اپنا کارڈ فری ایکسس آپ کا نہیں ہے. تو میری سمجھ میں خود نہیں آتا ہے کہ ہم ایجوکیشن دے رہے ہیں یا کوئی یا کسی جیل خانے میں ہم نے بچوں کو ڈال دیا. صحیح، یہ چیز ہے. باقی یہ جو میں کہہ رہی ہوں اس سے بہت سٹریس لیول بڑھتا ہے. آپ نے بچے کو، میں نے اپنے بچے کو کسی اگر پرائیویٹ اسکول میں داخلہ دلا دیا، دین اس کے بعد مجھے نہیں ضرورت لگتا ہے کہ کوئی ضرورت ہے کہ اس کو کسی پرائیویٹ ٹیوشن کے لیے ضرورت پڑنی، کیونکہ اسکول میں یہ 5 یا 6 گھنٹے بیٹھا ہوا ہے، تعلیم ہی تو حاصل کر رہا ہے. ہولسٹک ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے بچے کی، جس میں کہ پورے 5 ڈیولپمنٹل ڈومینز آتے ہیں، اور یہ سبھی چیزیں تو ہو رہی ہیں. اب آپ اس کو سوشلائزیشن کریے. جو یہ سوشل اور ایموشنل ڈیولپمنٹ ہے یہ تو گھر میں ہو رہی ہے، لیکن ہم اس کو دیتے ہی نہیں ہیں موقع. وجہ ہوتی ہے کہ جب کوئی آتا ہے، بچہ آتا ہے، پھر ہم اس کو کہتے ہیں بیٹا آپ نے سلام نہیں کی، بیٹا آپ یہ چیز بھول گئے. کیونکہ وہ انسٹنکٹس اس میں امبائب نہیں ہوئے ہوتے ہیں کہ میری ماں کیسے بڑوں کے ساتھ پیش آتی ہے، چھوٹوں کے ساتھ پیش آتی ہے، مہمانوں کے ساتھ جب وہ آتے ہیں کیسے استقبال کرتے ہیں. اگر وہ چیزیں ہمارے بچوں میں ہم ان کو انوالو کریں. ہمارے بچوں کو بدقسمتی سے وہ سارا آبزرو کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا ہے، کیونکہ آپ ان کو گھر سے جب زیادہ دوری رکھتے ہیں، اور جو ان کو گھنٹے کچھ ملتے ہیں اس دوران وہ سوئے رہتے ہیں، تو کہاں سے سیکھیں گے یہ چیزیں. خیر یہ بہت ہی اہم ڈسکشن ہے، اس پر ہم مزید بات کریں گے، لیکن فی الحال اور ایک وقفے کے لیے روکیں گے. کشمیر ایک نام، ایک احساس، جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، مہمان نوازی کے ذائقے میں، موسیقی کی کشش میں، اور ہر گھر کی ہر دیوار میں، جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے، اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ، دل سے بنا. ایک بار پھر سے خیر مقدم کرتے ہیں آپ سبھی کا آپ کے اپنے من پسند پروگرام گڈ مارننگ JNK میں. میم چونکہ آپ نے بچوں کے حوالے سے بہت کام کیا ہے، اسپیشلی آن جو اسپیشل چلڈرن ہوتے ہیں یا ارلی چائلڈہڈ کے حوالے سے، ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں آپ سے کہ بہت سارے ایسے بھی بچے ہوتے ہیں جو پڑھائی میں اچھے نہیں ہوتے، جن کی پرفارمنس کلاس روم میں ٹھیک نہیں ہوتی، ان کو آپ کیسے موٹیویٹ کرتی ہیں؟ پرفارمنس اگر بچے کی ٹھیک نہیں ہو ہمارے حساب سے، جی، کیونکہ میں اپنے حساب سے جج کرتی ہوں ایک ٹیچر ہمیشہ، تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے، جی، کیوں یہ اس لیول پہ نہیں آ رہا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ گھر میں کوئی پرابلم ہے،
स्कूल में कोई प्रॉब्लम है, किसी से डरता तो नहीं, बुलिंग तो नहीं हो रही है, घर में कोई माहौल तो नहीं ऐसा है कि जिसकी वजह से इस बच्चे का स्ट्रेस है और ये पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देता है। अगर ये चीजें भी नहीं होंगी फिर हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग या काउंसलिंग के लिए ले करते हैं, वो टेस्ट देखते हैं। और जब हम ये नस पकड़ते हैं कि क्या प्रॉब्लम है बच्चे को, तब जाके हम उसी पॉइंट से शुरू करते हैं। अगर बच्चे को घर में कोई प्रॉब्लम है, हाँ, वो हम होम विजिट के लिए भी जाते हैं। अच्छा, तो होम विजिट करके हमें पेरेंट की काउंसलिंग करनी पड़ती है, फिर उनको बोलना पड़ता है कि क्या 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 प्रॉब्लम्स हो सकती है अगर आप इस बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देंगे, इसको ये चीजें जरूरत है, आपको कुछ नहीं करना, इसको हमारे पास छोड़िए, आप कुछ मत कीजिए, लेकिन घर का माहौल सही कीजिए। ये चीजें अगर घर का माहौल भी सही है, स्कूल का माहौल भी सही है, किसी वजह से कोई टीचर, कोई बच्चा इसको बुलिंग नहीं कर रहा है, तो फिर हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग या इसके लिए एमहंस की तरफ से या कोई भी डॉक्टर हम अपने स्कूल्स में बुलाते हैं, फिर हम टेस्टिंग करवाते हैं। और जहां पे हमें लगता है किसी बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, कहीं मेडिकेशन की जरूरत होती है, कहीं पे जस्ट काउंसलिंग की जरूरत होती है, तो उसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा उरफाना जी, ये वन तो ऐसे जेल तो क्लास रूमस मज तो आम पे तुज ऑब्जर्वेशन वुचमुत कूता इंटरेस्ट सन टीचर निवान, खास कर सरकारी स्कूल मज, प्राइवेट स्कूल मज कुछ हदस ताम अमुक एहतमाम आसान, मगर सरकारी स्कूल मज कूता अमे हवाले संजीदगी सान सन वस्ताद कोशिश करान यह वुछान पन्न तलब इलमन मज तलब इलमन मज खबर कह रहमान रहीम खबर कह रविंद्रनाथ टैगोर मा खबर कह APJ अब्दुल कलाम मा, तो अत कुन तवज्जो मरकूज कर सलाहियत इन अंदर छिपित सलाहियत तम करो बद कर कोशिश, तम करो बरोए कार, तो तम करो प्रॉपरली डायरेक्शन दिमो। यूथ का गवर्नमेंट स्कूल ताल्लुक डिफरेंट डिफरेंट हर कुछ जाए बच्चस डिफरेंट स्टेजेस आसान, जन प्राइमरी लेवल पे अपर प्राइमरी लेवल पे सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी लेवल, हर कुछ लेवल पे डिफरेंट चैलेंजेस तो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज मिला। तो यो बच्चे वुन तुम डिफरेंट तरीकन मज डिफरेंट लेवल्स मज पार्ट प्ले करान। यूत तान टीचरन हुंद ताल्लुक वनकस पाने और गवर्नमेंट के जरिए आम तिस कह एक्टिविटीज यथ मज बच्चे ऑलरेडी इन्वॉल्व करान, अपेरेंटली बासान अकिस पेरेंटस या आम हर कंस बासान कि क्या एक्टिविटीज करान परनावन कहीं, मगर यम एक्टिविटीजन हंद जरिए यम करान हर कह टीचर करान पोतस न इंटीग्रेट पन्निस करिकुलमस सत यह वुछान तमिस बच्चस मज क्या सलाहियत, क्रिएटिविटी भी पैदा होती है, क्रिएटिविटी मतलब कोई बच्चा आर्ट में अच्छा है, उसको हम आर्ट की तरफ ही ले जाते हैं। कोई बच्चा इसकी सिंगिंग में अच्छा है, कोई बच्चा मतलब अच्छे आर्ट के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, बिल्कुल, तो चाहे मतलब इंस्ट्रूमेंटल है, ये है वोकल है, या कोई आर्ट डिफरेंट है, हाँ, रोल प्लेज कर रहे हैं, बाकी चीजें कर रहे हैं, तो वो सब आर्ट्स की तरफ, या कोई अच्छा राइटर है, हम उसको उसी की तरह एनकरेज करते हैं। कोई वो बहुत अच्छे ओरेटर्स, इतने अच्छे ओरेटर्स हमारे स्कूल में हैं कि मतलब कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो मैं ये कहूँगी कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में आजकल हम बहुत ज्यादा ध्यान इस चीज की तरफ दिया जाता है, और साथ में फिर जब 12th में या 10th में जब बच्चा मतलब हाई स्कूल से एग्जिट करता है, उसके बाद ये सब्जेक्ट को ऑप्ट करता है, इवन मैक्सिमम टीचर भी काउंसलिंग कर बेटा गई क्या ये टेंडेंसी बथी ये कर 12th मज काउंसलिंग करान सान स्कूल मज बच्चन। अच्छा, पेरेंट को हम बुलाते हैं कि तुहस बच्चस ये चीज तुम यथ मज मेडिकल सब्जेक्ट, ये फॉर एग्जाम्पल मेडिकल सब्जेक्ट रोटमुत, चाहे पेयर प्रेशर या पेरेंटल प्रेशर पन तमिस ये सलाहियत कह तमिस आर्टस कुन, तो हम पेरेंट की भी काउंसलिंग करवाते हैं कि वुचो ये गोस फेलियर गथुन कहीं। तो ये चीजें हमारे पास होती है, हम पूरा ध्यान रखते हैं इन बच्चों का कि ये सही डगर चुने और सही डगर पे चले। चूंकि हम आगाज में भी बात कर रहे थे टेक्नोलॉजी के हवाले से, क्या आपने अपने स्कूल्स में ऐसा कुछ इंट्रोड्यूस किया है, ये सारी फैसिलिटीज? ये हर कोई फैसिलिटी है हमारे स्कूल में, जैसे स्मार्ट बोर्ड्स हैं,
हाँ, ये है कि स्कूल्स बहुत सारे हैं और ये है कि टीचर्स बहुत कोशिश करते हैं अपनी लेवल पे भी। मेरे हाथ में मोबाइल है, कभी कभार हम मोबाइल का भी इस्तेमाल करते हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए, इस तरीके से कि बच्चे को कैसे बताएं कि आप प्रेजेंटेशन क्या कैसे बनाओगे, बाकी चीजें कैसे करोगे, कैसे आप अपने मतलब जो आपने एक्सर्प्ट्स लिखे हैं, आप लोगों ने कुछ मतलब न मजमून लिखे हैं या आप कोई प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, आप ये कैसे बना सकते हो, कैसे कैसे कर सकते हो। आईटी के हवाले से या बाकी चीजों के हवाले से हम ये चीजें करते हैं। और इसके अलावा एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है, हम आउटसाइड क्लासरूम ज्यादातर बच्चों को ले जाते हैं। क्या दिन ब दिन रोल बढ़ता जा रहा है स्टूडेंट्स का? क्योंकि हम देखते हैं ज्यादातर जो स्टूडेंट्स है वो माइल हो जाता है टुवर्ड्स द प्राइवेट स्कूल, सो व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दैट? नहीं, मैं जहां तक अपनी स्कूल की बात करूंगी, क्योंकि इस वक्त मुझे अपने स्कूल पे नजर है, तो हमारे स्कूल का काफी रोल बढ़ गया। 923 हमारे स्कूल में रोल है। जब मतलब मैं पहले आई थी तो उस वक्त 400-500 के करीब रोल था और मतलब दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है रोल। और मैंने ये रुझान भी, ये स्टडी मैं कर रही हूँ आजकल, ये मैंने देखा कि प्राइवेट स्कूल से बच्चे आते शिफ्ट हो रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल की तरफ। इवन हमारे पास 9th-10th में रोल नहीं होता था कि अभी बच्चे स्कूल मतलब ना प्राइवेट स्कूल्स में ही होते थे। अब हम वहां पे हमने देखा कि मैक्सिमम बच्चे भी आने लगे हैं गवर्नमेंट स्कूल। बहुत अच्छी बात। उस हवाले से हुकूमत की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से जो इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, जब एडमिशन प्रोसेस शुरू होता है उस दौरान घर घर असاتذہ किराम जाते हैं और वालिदैन को कहते हैं, इनवाइट करते हैं रादर कि देखिए यहाँ आपको कोई फीस नहीं देनी है, मुफ्त तालीम है आपके बच्चे के लिए, बच्चों को स्कूल भेजें। और वो एक बड़ा अच्छा कदम है, उससे काफ़ी खातिर खा नताइज हासिल हुए हैं। और जो हमारा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल पर लाइव चैट के ज़रिए हमारे जो देखने वाले हैं लगातार आप तक अपनी मुबारकबाद पहुँचा रहे हैं और आपके मुस्तकबिल के लिए बेस्ट ऑफ लक लिख रहे हैं। इसमें हमारे मुमताज़ भट्ट साहब हैं, मंजूर भट्ट साहब है, ताहिरा अख्तर है और शाहिदा गुल है और हामिद मुफ्ती है, मुमताज़ भट्ट दोबारा, फारूक अहमद, एक बड़ी लिस्ट है। इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जाहिर सी बात है, जब एक बड़े एजाज़ से किसी को नवाजा जाता है तो फिर जिम्मेदारियाँ भी बढ़ती हैं। एंड आई एम श्योर आपने उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी डिवाइस की होगी कि उन आम लोगों की एक्सपेक्टेशंस पर किस तरह खरा उतरा जाए, वालिदैन की एक्सपेक्टेशंस पर और बच्चों की एक्सपेक्टेशंस पर किस तरह खरा उतरा जाए। एक अहम सवाल जो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आपसे पूछें, अभी हम जब टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे प्रोग्राम के आगाज़ में ही, हमने बात की कि फ़ुक़दान है हकीकी मानों में अखलाकियात का, अखलाकी तालीम का। तो ये बताइएगा कि असातिज़ा पर क्या ज़िम्मेदारी आयद होती है आज के इस दौर में जहाँ पर जराइम लगातार बढ़ रहे हैं, हर किस्म का जुर्म अब हम कश्मीर में भी देख रहे हैं, हर किसी किस्म का क्राइम अब हम कश्मीर में भी देख रहे हैं, जिसके हवाले से हम फ़ख्रन कहते थे कि रिश्वत पिरवर। तो क्या कुछ जिम्मेदारी है आजकल के इस दौर में असातिज़ा पर? असातिज़ा पर एक बहुत बड़ा मतलब मैं कह रही हूँ कि आज बच्चे के पास हर कोई नॉलेज है, क्योंकि जो इस चीज़ की आप बात कर रहे हैं, मतलब जराइम की बात कर रहे हैं, ये एडोलसेंट एज में ज़्यादा होता है और मैं इस वक्त एडोलसेंट एज के बच्चों को ही पढ़ाती हूँ। तो ये देखा गया कि मतलब हमें देखना है कि बिहेवियर क्यों हमारे बच्चों का चेंज हो रहा है। बिल्कुल। नॉलेज बच्चे के पास बहुत है, वो कहता है मैं स्कूल इसलिए आता हूँ क्योंकि बाद में मुझे बोर्ड का एग्जाम देना है, अदरवाइज वो घर पर बैठकर भी शायद पढ़ सकता है, अच्छी तरह से पढ़ सकता है, बहुत अच्छी तरह से। और मैं कहती हूँ मेरे बच्चे के पास मुझसे ज्यादा नॉलेज है। कई बार मैं अपने बच्चों से ही सीखती हूँ, वो मुझे सिखाते हैं कौन सी डगर मुझे लेनी है और मुझे कौन सी नस पकड़नी है, कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी है पढ़ाने की। आजकल टीचर्स का जॉब बहुत चैलेंजिंग है और हर कोई टीचर बहुत मेहनत कर रहा है। ये नहीं मैं कहूँगी, अपने पास कोलैबोरेशन ऑफ नॉलेज हो रहा है, कॉपरेशन हो रहा है कि मुझे ये बताओ ये कैसे करूँ, ये प्रॉब्लम है, ये करेंगे, ये कैसे फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो। ये नहीं कि मेरा सब्जेक्ट है मैं अलग बैठूंगी, इसको कहाँ मालूम। नहीं, आज नॉलेज बूम हो गया है, तो इस वजह से बच्चा मुझसे ज़्यादा जानता है और मुझे अपनी ऐसी मतलब सलाहियतें उभारनी है, ऐसी सलाहियतें बनानी है कि बच्चे को लगे कि मैं ज़रूरत एग्जैक्टली अपनी ज़रूरत आपको महसूस करानी, मुझे करानी है अपनी ज़रूरत महसूस कि मैं टीचर हूँ, मेरे बगैर मैं भी आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा हूँ। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात। तो ऐसे में क्या है कि जब ये चीज़ें आ रही हैं, हम बच्चे के बिहेवियर में चेंज देखते हैं।
تو وہاں پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس بچے کی طرف ہم دھیان دیں. کبھی کبھار ہم نے بچوں کے کلبز ہی بنائے ہیں. کلبز میں ہی کچھ چھپے رستم ہم نے ایسے رکھے ہیں کہ جو آپس میں ہی بات چیت کر کے ہم انفارمیشن پہنچاتے ہیں. اور جب ہمیں پتا چلتا ہے کہ کسی بچے میں کوئی یا کسی غلط ڈگر کی طرف جا رہا ہے، اوپنلی اس بات کا ہم نہیں کرتے ہیں. نہ پیرنٹ کو پہلے بلاتے ہیں، پہلے ہم خود کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیسے پراپر کاؤنسلنگ کرے. لیکن جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ اکثر ایسا دیکھا گیا ہے جہاں پہ دونوں پیرنٹس ورکنگ ہیں، میں نے کہتی ہوں سبھی، اکثر جہاں پہ دونوں پیرنٹس ورکنگ ہیں، آئی مین ٹو سے امپلائیز ہیں، اور ان کو ٹائم نہیں ملتا ہے بچوں کے ساتھ، تو وہاں پہ کچھ پرابلمز ہم دیکھتے ہیں. بالکل یہ چیزیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہم آپس میں سالو کریں. ہم دیکھتے ہیں ہم وہ کیسے اپنا ٹائم مینجمنٹ کریں، بچوں کو ٹائم دے دیں، اور کیسے بچہ غلط صحبت میں پڑا ہے اس غلط صحبت سے اس کو دور کرانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ڈفرینٹ بچوں کے ساتھ ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، وہ ڈفرینٹ یہ کیونکہ کون سا بچہ کس ماحول سے آیا ہوا ہے، ہمیں وہ چیز دیکھنی پڑتی ہے. ویری امپورٹنٹ. یہ بہت ہی امپورٹنٹ. ہر کسی بچے کے ساتھ آپ ایک جیسا بیہیویئر نہیں رکھ سکتے ہیں. ہر ایک بچے کو ایک جیسی کاؤنسلنگ اور ایک جیسی بات چیت اس کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے. اور آپ نے جو یہ بات کہی بجا فرمایا کہ اس کا کیا صحیح طریقہ کار ہے کہ بچوں میں اب دیکھیں اگر کہیں کسی بچے میں کوئی بری عادت میں مبتلا ہو رہا ہے تو کس طرح اس کو اس بری عادت سے نکالا جا سکتا ہے. یعنی والدین کے ساتھ ساتھ اس سوسائٹی کا، اس سماج کا بہت اہم حصہ ہے ہمارے اساتذہ کرام، اور ان پر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کیونکہ بچے میکسیمم ٹائم انہی کے ساتھ رہتے ہیں اسکولوں میں، کہ وہ کوشش کریں بچوں پر وزل رکھیں، بچوں پر کڑی نظر رکھیں اور کوشش کریں اگر ان میں کوئی بری عادت ہے تو اس کا قلع کما کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ اور ایک دفعہ پھر آپ کو بہت بہت مبارکباد. تھینک یو سو مچ. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ جڑے رہے گڈ مارننگ جن کے پروگرام کے اس شمارے میں. ہمارے ساتھ بچوں کو ڈھیر سارا پیار، بزرگ اور خواتین کا احترام اور اکرام دیوں. میں تو ہمیرا سے اجازت بھی تو خدا. اللہ حافظ.